हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर 2। इसके अंदर आपको याद होगा मैंने आपको जो है सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पढ़ाए थे, कंपाउंड एपिथेलियम के भी टाइप्स पढ़ाए थे और मैंने आपको पढ़ाया था सेल जंक्शंस में। उम्मीद करता हूँ आपने मुझसे पहले जो है ये सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सिंपल एपिथेलियम के फर्स्ट टाइप की, जो कि है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब जरा डायग्राम को देखो, जो मैंने यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पर कुछ एक सिंगल लेयर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो देखो, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। जब सिंपल एपिथेलियम की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, बिल्कुल फ्लैट सेल्स देखने को मिल रही हैं। और जब आप इनकी बाउंड्रीज को देखते हो तो आपको क्या देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा इरेगुलर बाउंड्रीज आपको देखने को मिल रही है। और जो न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है, जरा उसकी लोकेशन देखो कहाँ पर प्रेजेंट है। वो सर सेंटर में प्रेजेंट है और कैसा है, काफी चपटा दिख रहा है, यानी कि फ्लैट दिख रहा है। ठीक है। और जब मैं इन तीनों की तीनों मैंने अभी यहाँ पर बनाई तो तीन है, बट ऐसी सपोज करो एक पूरी की पूरी लेयर इस तरीके से बिछी हुई है। ठीक है, 3D में सोचो। तो जब आप इसको इस तरीके से सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो कि ये फ्लोर टाइल्स की तरह हो। इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको ये बात लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। क्या बताया था कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फ्री सरफेस होता है ये किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन शो नहीं करता। ये किसी भी तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन शो नहीं करता। ना ही तो इसके सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलेगी, क्या नहीं देखने को मिलेगी, ना तो आपको जो है माइक्रोब्लाई देखने को मिलेगी, ना ही आपको सीलिया देखने को मिलेगी इसके सरफेस पर। राइट, आपको समझ में आ गया। फंक्शन क्या है इसका, देखो सिंगल लेयर है तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, क्योंकि फिल्ट्रेशन भी इजीली हो जाएगा, डिफ्यूजन भी इजीली आपका हो जाएगा सिंगल लेयर से। अब याद करो कहाँ कहाँ होता है डिफ्यूजन, कहाँ कहाँ होता है फिल्ट्रेशन। मैं आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। तो जो डिफ्यूजन है बच्चा वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, जो आपके एयर सैक्स होते हैं लंग्स के, यानी कि जो एल्विलाई होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चा ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहां पर देखने को मिलता है। फिल्ट्रेशन आपको ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल में देखने को मिलता है। तो इन सारी जगह पर आपको जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। राइट, आपको समझ में आ गया। अब जरा देखो डायग्राम को बेहतरीन तरीके से जरा। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ए वाला डायग्राम जहां पर मैंने लिख रखा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखो वहां पर मैंने जो है आपको, अब देखो ये वाला डायग्राम ऐसा लग रहा है ना मानो बिल्कुल टाइल्स हो। देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। राइट, आपको समझ में आ गया। चलो आओ देखो, अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपको ये पता है कि इनका जो क्लासिफिकेशन करा था हमने, इसका सिंपल एपिथेलियम का, वो हमने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर करा था। अब इसके जो सेल है उसने एक स्ट्रक्चर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करा कि वो क्यूब जैसी हो गई, इसलिए हम इसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। तो ये भी बच्चा सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगी बिल्कुल, और यहाँ पर आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और कैसा होता है आपका, राउंड होता है। फंक्शन इनका होता है एब्जॉर्प्शन करना या फिर आपका सीक्रीशन करना। अब याद करो एब्जॉर्प्शन सीक्रीशन कहाँ देखने को मिलता है आपको, क्योंकि ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डीसीटी में आपको देखने को मिलता है। डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का पार्ट है ना, बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपकी ग्लैंड्स की डक्ट होती है वहां पर भी आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलती है। अब जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसका जो फ्री सरफेस है वो मॉडिफिकेशन शो करेगा। या तो उसके पास प्रेजेंट होगी क्या, या तो उसके पास प्रेजेंट होगी बच्चों आपकी माइक्रोब्लाई, या फिर प्रेजेंट होगी सीलिया। और जिस एपिथेलियम पे माइक्रोब्लाई प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब अगर क्यूबॉइडल पर प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। बताओ नाम में कोई समस्या। और अगर सीलिया प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जब भी आपको सुनाई दे आपको समझ जाना माइक्रोब्लाई प्रेजेंट है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम शब्द आ चुका है। और जहां क्यूबॉइडल आ गया यानी कि वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहा है। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलती है, तो भैया जो नेफ्रॉन का आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पीसीटी होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। और जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये आपको देखने को मिलती है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। कहाँ देखने को मिलती है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में क्या काम होता है इनका,
जो भैया जो आपको पता है वहां पर म्यूकस देखने को मिलती है, वो म्यूकस क्यों प्रेजेंट है कि जो भी डस्ट पार्टिकल आपके बच्चा ट्रैकिया के थ्रू आपके एंटर कर रहा है लंग्स के अंदर, उसको रोकने के लिए वो क्या करती है, म्यूकस उसको ट्रैप कर लेती है, और बाद में फिर जो म्यूकस ट्रैप्ड जो आप जो जो डस्ट आपकी म्यूकस पर ट्रैप्ड हो चुकी है, इसे निकालना भी तो होगा, तो इसको निकालने में जो मदद करते हैं वो सीलिया मदद करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहां पर आपको सिंपल क्यूबोइडल सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है। क्या भेजे में ये बात सेट होगी, हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। अब सिंपल कॉलमनार को भी देख लो। अब देखो इसका नाम ही बता रहा है कॉलमनार, यानी कि सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर है, और कॉलमनार मतलब कॉलम जैसी है। कॉलम का मतलब क्या है, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स दिख रही है, बिल्कुल। अब जरा न्यूक्लियस को देखो, न्यूक्लियस आपको इसका कैसा दिख रहा है, न्यूक्लियस जो है आपको बेस पर दिख रहा है, और जब आप इसकी शेप को ध्यान से देखोगे तो आपको ये ओवल शेप का दिखेगा। हालांकि मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट आपको जो है इससे अंदाजा लग रहा है, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम का फंक्शन था वही कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन है। क्या भैया, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और कहाँ देखने को मिलती है, आपका जो स्टोमक है बच्चा उसके अंदर आपको ये देखने को मिलती है। अब इसका भी बेटा सरफेस जो है एपिकल सरफेस और मॉडिफिकेशन शो कर सकता है, या तो माइक्रोब्लाई प्रेजेंट होती है या सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब दोनों ही प्रेजेंट होती है अलग अलग जगह पर। जब माइक्रोब्लाई प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, और जब सीलिया प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है सिंपल कॉलमनार, ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो गॉबलेट सेल होती है, गॉबलेट सेल कौन सी सेल होती है, जो आप सीक्रेट करती है म्यूकस। म्यूकस कौन सीक्रेट करता है, गॉबलेट सेल। तो भैया गॉबलेट सेल और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कौन देखने को मिलेगी, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और जो फेलोपियन ट्यूब है, लार्जर ब्रोंक्यूल्स है, वहां पर आपको कौन देखने को मिलती है, वहां पर आपको देखने को मिलती है सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। फेलोपियन ट्यूब में क्या कराती है भैया, ये सीलिएटेड एपिथेलियम आपका जो ओवा है उसकी मूवमेंट में मदद कर रही है। और लार्जर ब्रोंक्यूल्स में किसको मूव करा रही है भैया, म्यूकस को ही मूव करा रही है, ठीक। क्या आपके भेजे में ये बात सेट हो गई बेहतरीन तरीके से। आओ चलो डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं फिर तुम्हें। देखो यहाँ पर आपको सिंपल क्यूबोइडल का एक जो है डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और आपको यहाँ पर सिंपल कॉलमनार का भी डायग्राम दिख रहा है। और डी वाले डायग्राम को देखो, ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का डायग्राम दे रखा है आपको, समझ में आ गया आपको। सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम का डायग्राम है ये डी वाला, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉल स्लेंडर सेल्स दिख रही हैं, प्लस इनके जो एपिकल सरफेस है वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो क्या आपके सारे के सारे डायग्राम्स आपके क्लियर हैं, बताओ मुझे हाँ या ना। अब देखो आगे हम फर्दर बात करते हैं, बच्चा ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। जब भी कॉलमनार या फिर क्यूबोइडल सेल आपकी स्पेशलाइज हो जाए सिर्फ एक ही काम के लिए, वो हो सीक्रीशन, यानी कि उनको किसी ना किसी सब्सटेंस का सीक्रीशन करना है, तो हम उसको कहने लगते हैं ऐसी एपिथेलियम को ग्लैंडुलर एपिथेलियम। याद रखना है ग्लैंडुलर एपिथेलियम या तो क्यूबोइडल होगी या कॉलमनार सेल्स होंगी, ठीक है। अब जो है हम इसके बच्चा आपके टाइप्स की बात करते हैं, किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल्स की। भैया उस जो एपिथेलियम है उसके अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट है। अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं बेटा यूनिसेलुलर ग्लैंड। अगर कई सारी उस ग्लैंड में सेल्स प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब क्या है, सिंगल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होगी जो कि सीक्रेशन कर रही होगी, जैसे गॉबलेट सेल। समझो गॉबलेट सेल क्या बनाती है, म्यूकस बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगी। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, यानी कि कई सारी, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। एग्जांपल क्या है इसका बच्चा, सलाइवरी ग्लैंड। क्या आपके भेजे में सेट हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्या उसके एग्जांपल सेट हो गए। चलो आओ आगे देखो। अरे यार ये कहां से आ गया अभी। तो देखो हम इसके दो टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहला तो हमने किसके बेसिस पर पढ़ा, नंबर ऑफ सेल्स के, यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। दूसरा हम पढ़ते हैं कि भैया कि ये जो अपना सीक्रेशंस बना रही हैं, ये जो ग्लैंड अपना सीक्रेशंस बना रही है, ये इसको किस तरीके से जो पुअर कर रही है, किस तरीके से अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचा रही है, उसके बेसिस पर दो टाइप्स के आपको देखने को मिलती है। एक है एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करती है, जो भी उसका सीक्रेशन होता है वो क्या करती है, उसको डक्ट और ट्यूब्स में क्या करती है बच्चा, रिलीज करती है, और देन वो फर्दर डक्ट ट्यूब्स क्या कर रही है, वहां पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन पर उस चीज को पहुंचा रही है, उस सीक्रेशन को पहुंचा रही है। जैसे कि म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन रिलीज करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती हैं।
बट एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी अलग ग्लैंड होती है, इसके पास कोई भी खुद की ट्यूब या फिर डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये अपना सीक्रेशन जो है डायरेक्टली जो बगल में आपके ब्लड वेसल प्रेजेंट है उसके अंदर डालती है, और देन वो ब्लड जो है टारगेटेड ऑर्गन तक उस सीक्रेशन को पहुंचाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में बेहतरीन तरीके से एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पढ़ाया था, आपको याद भी होगा। ठीक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है बच्चों, ये अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज करती है फ्लूइड में जो कि ग्लैंड को बात कर रहा है। ठीक, और इनके सीक्रेशंस को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। समझ में आ गया, दिमाग में आपके सेट हो गया। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आती है भैया कंपाउंड एपिथीलियम। अब जो हम बात करते हैं बच्चा, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। चलो आओ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड का। तो देखो ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। जो ए वाला डायग्राम है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड का है, बी वाला जो है मल्टीसेलुलर ग्लैंड का है। यूनिसेलुलर ग्लैंड में आपको सिंगल सेल दिखी रही है, मल्टीसेलुलर में आपको कई सारी सेल्स दिख रही हैं। ठीक, तो इस डायग्राम में पहचानने में तो कोई समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं भैया कंपाउंड एपिथीलियम, यानी कि एक ऐसी एपिथीलियम जो कई सारी सेल से मिलकर बनी है। और जब जो कई सारी सेल से मिलकर बनी है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स वो क्या करेगी, उसका जो मेन फंक्शन होगा वो होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब किसके अगेंस्ट, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक, यानी कि अब इसका रोल जो है प्रोटेक्शन की तरफ ज्यादा डिफाइन है। दैट मीन्स इसका लिमिटेड रोल होगा किसके अंदर, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। समझ में आ गया आपको सारे के सारे पॉइंट्स। देखो कंपाउंड एपिथीलियम का मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखाता हूं। चलो आओ, एक मिनट। कंपाउंड एपिथीलियम का डायग्राम ये रहा, ये दिख रहा है आपको। देखो कई सारी मल्टी लेयर्ड सेल्स आपको देखने को मिल रही है। देख लो कितनी सारी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जब इतनी सारी प्रेजेंट है तो बच्चा इसका मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्शन ही तो होगा। अब देखो आगे, जब हम बच्चा इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है वो बच्चा आपकी स्ट्रेचेबल होती है, यानी कि वो खिंच जाती है, जबकि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है वो नॉन स्ट्रेचेबल होती है। जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है भैया, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन या तो बहुत ही पतली होगी, अगर प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा पतली होगी, या फिर ये प्रेजेंट ही नहीं होगी। क्या आपको समझ में आ गया। अब याद करो ऐसी कौन सी चीजें जो खिंचने वाली आपने देखी है। जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है भैया, इस तरीके से खिंच जाता है। आप समझ रहे हो, ज्यादा अगर उसको टॉयलेट स्टोर करना है, आपका यूरिन ज्यादा स्टोर करना है तो उस तरीके खिंचता है। तो वहां पर आपकी ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट है। यूरेटर्स में आपकी ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। ठीक, और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का मतलब होता है भैया नॉन स्ट्रेचेबल। अब जो है एनसीईआरटी में जो बच्चा एग्जांपल दे रखे हैं वो एक्चुअली में आपके दे रखे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के। मैं आपको बता दूं कि भैया इनके भी और फर्दर टाइप्स होते हैं, एनसीईआरटी ने इतना डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के जो है एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। ठीक, अब मैं जो है देखो, अब हम जो है इसको फर्दर दो जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किसको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को। किसके बेसिस पर, कि भैया जो उसकी आउटर लेयर, आउटर मोस्ट जो सेल की लेयर है वहां पर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। आप अच्छे से जानते हो जो कंपाउंड एपिथेलियम वो मल्टी लेयर्ड है, तो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी क्या उस पर कैरेटिन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। किसको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को। अगर कैरेटिन प्रेजेंट है तो कैरेटिनाइज्ड एसएसई, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कैरेटिन प्रेजेंट होता है। अब जहां पर कैरेटिन प्रेजेंट है तो भैया वो जो सरफेस है ना वो बहुत ही ज्यादा आपकी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक, और जो इसका एग्जांपल है वो आता है आपका बच्चा स्किन। तो नॉन कैरेटिनाइज्ड आपकी सिंपल, सॉरी माफ करना, नॉन कैरेटिनाइज्ड जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसका मतलब है कि उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें कैरेटिन आपका क्या है बच्चा, एब्सेंट है। यानी कि अब वो जो है सतह कैसी होगी, थोड़ी सी मॉइस्ट होगी, सूखी नहीं हो सकती। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपके आ जाते हैं बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक ग्लैंड। क्या आपके सारे की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एनसीईआरटी ने बच्चा ये जो है एग्जाम्पल्स तो दे दिए पर उसने बताया नहीं एक्चुअली में ये एग्जाम्पल किसके हैं। तो भैया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड के ये एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, हमने थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं भैया आपके सेल जंक्शंस। जब हम सेल जंक्शंस की बात करते हैं तो क्या होते हैं, सेल जंक्शंस जो है
कुछ स्पेशल टाइप के आपके प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? आपको उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक सेल का दूसरी सेल से कम्युनिकेशन कराने में भी आपके क्या करते हैं? मदद करते हैं। जब हम सेल जंक्शंस की बात करते हैं तो सारे टिश्यूज में देखने को मिलेंगे, बट मैक्सिमम आपको एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम में देखने को मिलते हैं। कौन? सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस तीन तरह के होते हैं, एक होता है गैप जंक्शन, दूसरा होता है टाइट जंक्शन, तीसरा होता है आपका बच्चा एडहेरिंग जंक्शन। कौन सा होता है? एडहेरिंग जंक्शन। सबसे पहले जब मैं टाइट जंक्शन की बात करता हूं तो टाइट जंक्शन क्या करता है भैया? ये जो है आपकी मदद करता है, जो सीक्रेशंस किसी सेल ने रिलीज करे हैं उन सीक्रेशंस को जो है भैया उसकी लीकेज ना हो उस टिश्यू के अक्रॉस, उसको जो है क्या करता है, उस लीकेज को स्टॉप करने में मदद करता है टाइट जंक्शंस। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, उसने सीक्रेशंस छोड़े। अगर ये जो है क्या होता, अगर ये टाइट जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होते तो ये जो है दोनों टिश्यूज के बीच का जो गैप है उससे पार होते हुए बेसमेंट मेम्ब्रेन में पहुंच जाते। तो क्या हो जाता, जो सीक्रेशन उसने रिलीज करा तो बेसिकली वो क्या हो जाता, उसका लीकेज हो जाता। तो उसको लीकेज को रोकने में किसने मदद करी? टाइट जंक्शन ने आपकी मदद की, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है? एक सेल को दूसरी सेल से जोड़े रखने में मदद करता है। जिस तरीके से जब आपका मकान बनता है, आपका घर बनता है, आपका कमरा तैयार होता है तो एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए आप सीमेंट लगाते हो, तो सेम एक सेल को दूसरी सेल से जो सीमेंटिंग करने में मदद करती है वो कौन करती है? वो करते हैं आपके एडहेरिंग जंक्शन। तो क्या करते हैं? परफॉर्म सीमेंटिंग, जिससे कि जो नेबरिंग सेल्स हैं भैया वो साथ साथ रह सकें, पड़ोस की सेल्स। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे इतना बताएं। फिर आता है बच्चा आपका गैप जंक्शन। जब हम बात करते हैं गैप जंक्शन की तो नाम से ही समझ में आ रहा है गैप, ठीक। तो ये जो होता है ये जंक्शन मदद करता है। अब तक जो दो जंक्शन आपने पढ़े, टाइट और आपके एडहेरिंग जंक्शन, वो क्या कर रहे थे? स्ट्रक्चरल आपका प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक। अब कम्युनिकेशन भी तो किसी ना किसी को करानी है एक सेल से दूसरी सेल में, तो वो फंक्शन होता है गैप जंक्शन का। तो ये किसमें मदद करता है? एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में। कैसे कम्युनिकेट करता है? ये क्या करता है? दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है भैया उसको जो है जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है, बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल्स। अब ये जब कनेक्ट करता है इसी जंक्शन के थ्रू क्या होता है? आपके जो है बेटा आयंस का रैपिड ट्रांसफर हो जाता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इसका भी ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है, और कभी जभी तो बिग मॉलिक्यूल्स का भी ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर ट्रांसफर कर लेते हैं। क्या आपको सारे के सारे जंक्शन समझ में आ गए? तो बच्चों ये लेक्चर जो है मैंने आपको यहीं तक ही पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से ये जो है समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।